चर्चा जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में की गई है और इस वीडियो के पिछले वाला जो वीडियो है उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को अवश्य देखें। भारत एवं विश्व का भूगोल। तो यहाँ पर सबसे पहले भौतिक भूगोल, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये 4 बिंदु भारत के भूगोल के अंतर्गत दिए गए हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ भौतिक विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेश। तो भारत के अंतर्गत कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं, जैसे वो गंगा का मैदान हो, चाहे वो हिमालय का क्षेत्र हो, प्रायद्वीपीय पठार हो, तटीय मैदान हो, ये सारे प्राकृतिक प्रदेश और उनकी भौतिक विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे होंगे। उसके बाद भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें पढ़ना है, ऐसे ही भारत के संदर्भ में भी पढ़ना है कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है। जैसे वन एक प्राकृतिक संसाधन है, खनिज संसाधन है, जल संसाधन है और कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ अभ्यारण्य भी पढ़ने वाले हैं। और आजकल एक नया शब्द जुड़ गया है सफारी, जैसे टाइगर सफारी, एलिफेंट सफारी, ये सारी चीजें जो हैं हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि राष्ट्रीय उद्यान हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही पढ़ने वाले हैं, भारत के संदर्भ में ही पढ़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर भारत की जलवायु जैसा कोई टॉपिक यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन मध्य प्रदेश की जलवायु एक टॉपिक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि हम जब मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ रहे होंगे तब हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि भारत और मध्य प्रदेश दोनों की जलवायु को हम यहाँ पर कवर करें। हालांकि ये भौतिक विशेषताएं जो लिखा हुआ है इसके अंतर्गत भारत की जलवायु को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जलवायु फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आती है। उसके आगे अगर हम बात करें सोशल ज्योग्राफी की, तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत वही सारी बातें कि जनसंख्या और जनसंख्या से जुड़े हुए आंकड़े, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, ये सभी बिंदु जो हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत, यानी कि भारत की डेमोग्राफी क्या है दरअसल, ये हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे। आर्थिक गतिविधियां सामाजिक भूगोल के अंतर्गत भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आर्थिक गतिविधियां मेनली हमें आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़नी है। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन तो हमने यहाँ पढ़ लिए, लेकिन उनका क्या आर्थिक उपयोग है ये हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। मानवीय संसाधन ये हमने पढ़ लिए, ये सब मानव संसाधन सामाजिक भूगोल के अंतर्गत, लेकिन उनका क्या आर्थिक महत्व है वो हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे। और इसके अंतर्गत और उसके अलावा उद्योग, यातायात के साधन भी हम पढ़ रहे होंगे कि पूरे संपूर्ण भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, वन उपजों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, खनिज संपदा पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। इसके अलावा कौन कौन से यातायात के साधन, जैसे सड़क यातायात, रेल यातायात और वायु के माध्यम से जो यातायात होता है, ये सब साधन हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। यही सब साधन, यही सब परिवहन के साधन मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर भारत के भूगोल के अलावा हम बात करें विश्व के भूगोल की, तो जैसे कि पहले भी विश्व का भूगोल महत्वपूर्ण रहा, विश्व के भूगोल से 2-4 प्रश्न आ ही जाते थे, लेकिन इस बार का जो प्रयोग हुआ उसमें विश्व के भूगोल से कोई भी प्रश्न, एक सिंगल प्रश्न भी देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या होगा, क्या हम विश्व का भूगोल पढ़ना छोड़ दें? तो ऐसा नहीं है। किसी एक साल के प्रश्न पत्र को देखकर आप किसी एग्जाम के ट्रेंड का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एक बार क्वेश्चन पेपर आया जिसमें 8 क्रिकेट के प्रश्न पूछे गए, उसमें यह भी पूछा गया कि जिम्बाब्वे सीरीज के दौरान मैन ऑफ द मैच किसे मिला गया, ये भी पूछा कि आईपीएल का फाइनल कहाँ होगा, ये भी पूछा कि 1987 में जो
वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उसका नाम क्या था? ये भी पूछा कि सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड कब मिला या राजीव गांधी अवार्ड कब मिला। ये इस तरह के प्रश्न अगर पूछे गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तैयारी की दिशा इस तरह से मोड़ दें कि आप हर मैच को देखने लगें। इस मैच में किस ग्राउंड पे ये मैच हो रहा है, इस मैच में किसको मैन ऑफ द मैच मिल गया, ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, जो आईपीएल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 1975 से पूरी लिस्ट उठा ली और सबके नाम याद कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये कि किसी एक एग्जाम को देखकर आप उस पूरी परीक्षा पद्धति के ट्रेंड का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि अगली बार से तो ऐसा नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये कि किसी एक एग्जाम से हम अपनी तैयारी की दिशा नहीं बदल सकते और ना ही हमें बदलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि विश्व इतिहास से प्रश्न नहीं आए तो हम पढ़ेंगे नहीं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विश्व के सभी महाद्वीप और उसमें शामिल देश, और उसके अलावा हम महासागरों की बात करें, विभिन्न देशों विभिन्न महाद्वीपों की महत्वपूर्ण नदियां एवं पर्वत, जैसे कि आपको पता ही है कि अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, तो नील अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की। इन सभी बिंदुओं पर प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा विश्व के प्राकृतिक संसाधन, तो वही प्राकृतिक संसाधन में क्या है, जल संसाधन हो, चाहे वन्य संसाधन हो, चाहे खनिज संसाधन हो, ये सब हमें यहाँ पर डिस्कस करने होंगे। इसके अलावा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये परंपरागत और गैर परंपरागत का मतलब ये है कि जो पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है वो परंपरागत, लेकिन जो आजकल इस्तेमाल किए जाने लगा है वो गैर परंपरागत है। बड़ी सिंपल परिभाषा है। पहले से जैसे ताप विद्युत, जल विद्युत इस्तेमाल की जाती थी तो वो परंपरागत है, और गैर परंपरागत का मतलब यही है कि जो वर्तमान में चाहे वो नाभिकीय ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, भूतापीय ऊर्जा हो, समुद्री ऊर्जा हो, ये सभी ऊर्जाएं जो हैं, ज्वालीय ऊर्जा हो, सभी ऊर्जाएं जो हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि जो चीज परंपरागत है वो अनवीकरणीय हो। देखिए एक कैटेगराइजेशन ये भी है कि अनवीकरणीय या नवीकरणीय, वो कैटेगराइजेशन अलग है और परंपरागत और गैर परंपरागत का कैटेगराइजेशन अलग है। ये हम तब पढ़ रहे होंगे, ये तब मैं समझा रहा हूँ कि ये क्या अंतर इन दोनों में, जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। तो देखिए सिलेबस पढ़ते समय जो मुझे एक चीज का एहसास हो रहा है वो ये कि पूरे सिलेबस में जो क्रम रखा गया है उस क्रम में पहले मध्य प्रदेश के बारे में बात की गई है, उसके बाद भारत की बात की गई है। जैसे कि मध्य प्रदेश का इतिहास, उसके बाद भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, उसके बाद भारत का भूगोल, और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, और उसके बाद भारत की संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। देखिए सिलेबस बनाने वाले ने सोचा होगा कि मध्य प्रदेश का एग्जाम है इसलिए इस तरह से ऐसा काम करना चाहिए, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैं सहमत नहीं हूँ कि सिलेबस का यह क्रम रखना चाहिए था। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या क्रम रखा है, क्योंकि हम इस क्रम में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भारत का संविधान पढ़कर ही हम राज्य की संवैधानिक व्यवस्था समझ सकेंगे। ये तो नहीं है कि पहले हम राज्यपाल पढ़ रहे होंगे उसके बाद हम भारत का संविधान पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे वो इतिहास की बात हो, चाहे वो भूगोल की बात हो, और चाहे वो बात हो संविधान की, अर्थव्यवस्था की, पहले हम भारत का पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में ये पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में तो बड़ा सिंपल है, क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो आपको पता ही है, राज्यपाल होगा, मंत्रिमंडल होगा, उसके अंतर्गत विधानसभा होगी, और न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय होगा। शासन के 3 न्याय होते हैं, जैसे कि हमने कल बात की थी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ विधायिका,
ये कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। राज्यपाल तो विधानसभा का ही एक अंग होता है, मतलब विधायिका का ही एक अंग होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पढ़ना है और किस तरह से वह मध्य प्रदेश में लागू हुआ यह हमें पढ़ना है। इसके अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो वही है कि जनगणना, जनांकिकी, डेमोग्राफी, ये सब तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, यानी कि स्वतंत्रता के पहले क्या मध्य प्रदेश का कोई आर्थिक विकास हुआ था और उसके पश्चात किस तरह से उद्योगों का, कृषि का मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है और वर्तमान की स्थिति क्या है, कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति है, उद्योग क्षेत्र की क्या स्थिति है, सेवा क्षेत्र की क्या स्थिति है, ये सब हम यहाँ पर आर्थिक विकास के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे। हालांकि मेंस में एक लाइन लिखी हुई थी सिलेबस के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के मंद औद्योगिक विकास के कारण या मंद औद्योगिक विकास, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्वीकार कर लिया कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ापन है। हालांकि जो चीज सही है उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बार मुझे सिलेबस से हटा दी गई। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई आखिर मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन के क्या कारण। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जैसे कि भारत के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन संपदा आधारित उद्योग, यही सब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में भी पढ़ने वाले हैं और यही हमसे अपेक्षित भी है। मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। तो देखिए जातियां, इससे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्या मध्य प्रदेश की जातियों से भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, अनुसूचित जातियों से कोई प्रश्न आ सकता है लेकिन बहुत डीप जाएगा, ये थोड़ा सा विचार। जनजातियों से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, ये सारी चीजें विशेष होती हैं, इसलिए जनजातियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे काफी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। इस पूरे पंक्ति में मुझे जो लगता है महत्वपूर्ण है वो यही है, राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना। जनजातियां तो हम मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में संस्कृति इतिहास के टॉपिक में पढ़ चुके होंगे, ठीक है।